बिल्कुल बेटा, ओम्स लॉ से रिलेटेड है, लेकिन मैं बताऊंगा इसमें रेजिस्टेंस के बारे में। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो बेटा इसमें पहला पॉइंट लिखो आप लोग, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, या फिर आप इस चीज को लिख सकते हो ओनली, चलो ठीक है, ओनली प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल लिखो, ओनली ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, like physical properties, resistance is only dependent on the properties of material, like physical properties, heat, heat, length, area, density, heat, length, area, density। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो एक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन, resistance does not depends on the current and potential difference, बच्चों रेजिस्टेंस कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं अपन, हाँ बच्चे, रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, क्या बेटा, करंट पे बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। जैसे देखो मैं आपसे एक बात करता हूँ, चलो इस चीज को मैं प्रैक्टिकली क्वेश्चन से समझाऊंगा। अगर मैं करंट बढ़ाऊंगा ना, ऑटोमेटिक मतलब देखो करंट हम बढ़ा नहीं सकते, हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, तो मैं जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊंगा ऑटोमेटिकली करंट भी बढ़ने लग जाएगा, रेजिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। इसीलिए तो अपन ने बोला था ओम्स लॉ में, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, रेजिस्टेंस नेवर चेंजेस। हाँ वो इसीलिए बताया था मैंने कि एक्चुअली मैं उस पॉइंट को एलेबरेट करके मैंने यहाँ पर सेकंड पॉइंट में बताया आपको कि इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द, रेजिस्टेंस चेंज होता है बेटा, लेकिन अच्छा उसमें सिर्फ मैंने इतना ही लिखा है, रेजिस्टेंस नेवर चेंजेस, नहीं उसमें फिर एक्स्ट्रा आप लिखो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ चेंज होता है वो, ठीक है, या फिर आप इसमें लिख लो कि वाइल फिजिकल प्रॉपर्टीज आर नॉट चेंज्ड। नहीं नहीं वो उसने कुछ एक्स्ट्रा लिखा था उसको, ठीक है बच्चों। अच्छा अब थोड़ा सा आप लोगों का कॉमन सेंस चेक करते हैं, ठीक है। देखो कैसे, मैंने आप लोगों को रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, एक सड़क है, क्या बेटा, ऑब्स्टेकल का मीनिंग होता है रुकावट, रास्ते में कितनी रुकावटें आती है, जैसे वायर की बात करो तो कोई भी वायर दुनिया में आप बिना एटम के तो नहीं बना सकते, एटम से ही बनेगा, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो रास्ते में एटम्स आएंगे, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में रुकावट क्रिएट कर रहे हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑब्स्टेकल, और ऑब्स्टेकल इन द फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज रेजिस्टेंस, क्लियर। तो चलो एक ये रोड है बेटा, या फिर आप इसको वायर समझो, इसमें बहुत सारे गड्ढे हैं या फिर एटम्स हैं, क्योंकि बिना एटम के तो आप वायर बना ही नहीं सकते, ठीक है। एक ये आपके पास ऑप्शन, और यहाँ से जाने वाले बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन्स। एक दूसरा रोड और बनाया मैंने, सेम लेंथ है बेटा ये वाली दोनों की, एरिया मतलब सेम है दोनों का, ठीक है, और लेंथ मैंने इसकी बड़ी कर दी बेटा। एरिया एक्चुअली में क्या होता है, ये खुद सिलेंड्रिकल होता है ना वायर, जैसे मान लो ये एक वायर है,
तो आप सिर्फ ये वाला क्रॉस सेक्शन देख रहे हो, यहाँ से देखो ये सिलेंड्रिकल शेप है ना, इस एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, बेटा सेम डिस्टेंस पर दोनों में एटम्स रखे हुए हैं। ठीक है, दोनों वायर्स में सेम डिस्टेंस पे एटम है। यहाँ से भी मैंने बोला 10 इलेक्ट्रॉन्स को जाने के लिए, ठीक है, और यहाँ से भी 10 इलेक्ट्रॉन्स को जाने के लिए बोला। अब जरा सोच के बताओ मुझे, किस वाले वायर में ज्यादा एक्सीडेंट होंगे, ऊपर वाले में, नीचे वाले में? क्यों? ऑब्स्टेकल भी तो ज्यादा हो गए ना। ठीक है, लेंथ ज्यादा हो गई तो ऑटोमेटिकली ऑब्स्टेकल ज्यादा हो गए। क्या मैं यहाँ पर एक बात बोल सकता हूँ, अभी कुछ नोट मत करना, क्या मैं यहाँ पर एक बात बोल सकता हूँ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ? जैसे जैसे मैं लेंथ बढ़ाऊंगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। क्लियर ये बात? चलो अब टॉपिक डालो पहले आप लोग, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, नहीं उसके बाद टॉपिक में लिखना है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस टॉपिक का नाम है, और रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इसका बेटा सिंबल होता है, इसको अपन डिनोट करते हैं रॉ से। ये ऐसा पी जैसा होता है, पीछे से पूंछ निकाल देते हैं इसकी। ठीक है, इसको बोलते हैं, वैसे वर्ड है ये रॉ। ठीक है, जैसे अल्फा बीटा गामा होता है ना, वैसे ये भी एक वर्ड है रॉ। बाकी है क्या ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, नोट डिनोट कैसे करते हैं, पी और हल्की सी पूंछ निकाल दो पीछे। क्या नाम है इसका? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो अब बच्चों इसमें फर्स्ट पहले ये डायग्राम प्लॉट करो छोटा सा, आप लोगों को जैसे पसंद आ रहा हो, जितनी लेंथ का, फिर इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। रॉ, ये बेटा पी है नहीं, ये रॉ होता है वैसे। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं बनाना है तो आप पी जैसा बना देना, बट अच्छी बात है कि रॉ बनाओ। हाँ डिनोट करते हैं, यूनिट नहीं है बेटा, डिनोट कर रहे हैं अपने, यूनिट बताएंगे अभी। पहली बार पिटे हो ना तुम मुझसे आज। चलो, तो बच्चों इसमें लिखो, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, resistance depends on length of the wire, depends on the length of wire. When the length of wire is increased, resistance also increased. Sir, can you please repeat the first line? Resistance of wire depends on the length, sorry resistance, क्या लिख पाया था मैंने? when, first line, resistance depends on length of the wire. When the length of wire increased, resistance also increased. उसके बाद ये स्टेप, ये चीज डाल दो, resistance is directly proportional to the length. Equation 1. ठीक है बच्चों,
क्या ये पहला पॉइंट समझ आया? चलो, मैं यहाँ पर एक दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ बच्चों, देखो यहाँ पर ध्यान से। सेम मटेरियल, सेम नंबर ऑफ एटम्स, मतलब जितने डिस्टेंस पर एटम है वैसे ही बना रहा हूँ। इस बार मैंने दोनों वायर्स की लेंथ सेम रखी, मतलब इसकी भी लेंथ इतनी है जितनी उसकी लेंथ है, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया। एटम्स वैसे ही हैं जैसे पहले थे। फिर से मैंने 10 इलेक्ट्रॉन्स भेजे। अब मेरे को जरा इन दोनों में कंपेयर करके बताओ किस में एक्सीडेंट ज्यादा होंगे। अच्छा, मैं खुद पूछता हूँ आप लोगों से, हैंड रेज करना। फर्स्ट, ये फर्स्ट डायग्राम है और ये सेकंड डायग्राम है। फर्स्ट में ज्यादा वाले कितने लोग हैं? ठीक है। सेकंड में ज्यादा वाले कितने लोग हैं? कहीं नहीं वाले कितने लोग हैं? नहीं आ रहा समझ में? समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है? बच्चे, डेंसिटी कभी चेंज नहीं होती है किसी भी, अगर सेम मटेरियल है तो डेंसिटी कैसे चेंज होगी बताओ? आप आधा लीटर पानी लो या 10,000 लीटर पानी लो, डेंसिटी चेंज होगी क्या? डेंसिटी कभी चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने चेंज किया एरिया ओनली, ठीक है, एरिया चेंज किया है। सेम एटम्स हैं, सेम नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो अब जरा वापस से एक बार और सोच के बता दो मुझे, मतलब देखो सेम नंबर ऑफ एटम्स का मेरा मतलब है जितनी डिस्टेंस पर यहाँ पर एटम्स रखे उतनी डिस्टेंस पर यहाँ पर भी है, ठीक है। तो अब वापस से एक बार और सोच के बताओ, फर्स्ट में एक्सीडेंट ज्यादा या सेकंड में? फर्स्ट वाले कितने? ऑनलाइन वालों का कोई आंसर नहीं आ रहा। अरे बेटा, पूरी रामायण खत्म होने के बाद बोल रहे हो सीता किसके पिताजी थे? उसको ये भी नहीं पता जेंट है कि लेडीज। चलो वापस आते हैं। बच्चे, मैंने सिर्फ इतनी सी बात बताई है, जैसे कि एक सड़क है, उस सड़क पे आप इसको वायर मत समझो, एक सड़क है, ठीक है। एक सड़क पे ऐसे खूब सारे गड्ढे हैं, सेम डिस्टेंस पर मैंने 1-1 मीटर पे गड्ढे 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 कर दिए। अब आप यहाँ से 10 लोग गाड़ी लेके जा रहे हैं, यहाँ से भी 10 लोग गाड़ी लेके जा रहे हैं, कौन से केस में ज्यादा एक्सीडेंट होंगे? पहले लेंथ वाला समझते हैं। नीचे वाले केस में जब लेंथ ज्यादा है तब एक्सीडेंट ज्यादा होंगे, या कम लेंथ में ज्यादा होंगे? तो ज्यादा वाले में ज्यादा होंगे, क्योंकि देखो नंबर ऑफ गड्ढे तो यहाँ भी ज्यादा है। पर आप बोलोगे सर फिर तो एक बात बताओ मुझे, नंबर ऑफ गड्ढे तो इसमें भी ज्यादा है, तो आपके कहने का मतलब तो ये होना चाहिए कि यहाँ पर भी एक्सीडेंट ज्यादा होना चाहिए, है ना? पर एक चीज सोचो, यहाँ पर 10 लोगों के जाने के लिए सिर्फ इतनी सी जगह थी, यहाँ पर 10 लोगों के जाने के लिए इतनी ज्यादा जगह है। अगर गड्ढे बढ़ गए तो फ्री स्पेस भी तो बढ़ गया, है ना? अगर गड्ढे बढ़ गए तो फ्री स्पेस भी तो बढ़ गया, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं था। देखो यहाँ तक तो दोनों सिमिलर हैं, जितना एक्सीडेंट यहाँ हो रहा था उतना यहाँ भी होगा। उसके बाद अपन ने केस और बढ़ा दिया एक्सीडेंट का, बट उस केस में अपन ने फ्री स्पेस भी तो बढ़ा दिया। जैसे मान लो एक बहुत बंद गली में खूब सारे लोग चल रहे हैं और एक खुली खुली गली में खूब सारे लोग चल रहे हैं, गड्ढे ज्यादा हो गए। लेकिन देखो यहाँ पर 10 लोगों में से 5 यहाँ से जाते, 5 यहाँ से जाते, इतनी सी जगह थी। यहाँ पर 10 लोगों में से 2.5 यहाँ से, 2.5 यहाँ से, 2.5 यहाँ से, 2.5 यहाँ से, स्पेस भी ज्यादा हो गया ना। तो यही तो मैं समझा रहा हूँ, गड्ढे तो बढ़े लेकिन फ्री स्पेस भी तो ज्यादा हो गया, है ना? तो फ्री स्पेस ज्यादा हो गया मतलब रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? कम, एक्सीडेंट के केसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पर एक और बात बोल सकता हूँ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया? क्या अब बच्चों ऑनलाइन में ये बात समझ आई कि नहीं आई? किसी बच्चे को कोई डाउट है इन दोनों पॉइंट को समझने में? अगर किसी को हो तो अभी पूछ लो, डायग्राम मिटाने के बाद वापस मत बनवाना, ठीक है। बनाओ डायग्राम। हाँ, अब ये एरिया वाला बनाओ।
बना लिया बच्चों डायग्राम? चल। हम्म। हाँ हाँ, 2 सेकंड लो बेटा। क्या कोई डाउट है? मुझसे पूछ लो, कोई डाउट है? ठीक है, इसमें लिखो बेटा एक छोटी सी लाइन। इफ एरिया ऑफ वायर इज इंक्रीज्ड, if area of wire is increased, then the resistance decreases. अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। तो फिर उसके बाद लिख लो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द A, और इसे डालो इक्वेशन 2। then the resistance decreases. ठीक है, तो बेटा देखो सबसे पहली लाइन मैंने बोली थी R इज प्रोपोर्शनल टू L, दूसरी लाइन बोली R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। दोनों को एक साथ लिख दूं तो क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। अब प्रोपोर्शनलिटी हटानी है तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या कांस्टेंट लगाए, तो यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट लगाते हैं R इज इक्वल टू रॉ L/A। एक तो आपका फॉर्मूला ये बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दूसरा इसी को उल्टा करके बना देते हैं, रॉ इज इक्वल टू RA/L। ठीक है, इस पे कंफर्म क्वेश्चन आता है आप लोगों का, कंफर्म आएगा ही आएगा। ठीक है, रेजिस्टिविटी की यूनिट बनाकर देखें, क्या यूनिट बननी चाहिए, तो देखो। अरे क्या कर, देखो रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, और लेंथ की यूनिट मीटर, यही होती है। क्या 1 मीटर से 1 मीटर गुजर गया, क्या बचा, यूनिट क्या बची इसकी, ओम इंटू मीटर। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम इंटू मीटर। क्लियर ये बात बच्चों, याद रखना ये सीबीएसई का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। रेजिस्टिविटी की यूनिट हर एक साल छोड़ के एक साल पूछता ही रहता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्या बेटा, ना 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 ना, वो बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा, मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। मतलब डॉट नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, ये मेरी हैबिट है। ठीक है, क्या बेटा, अब गलत, गुड। ठीक है, रेजिस्टिविटी समझ आया। चलो एक लास्ट पॉइंट और मैं आप लोगों के साथ छोटी सी चीज डिस्कस करना चाहता हूँ। हाँ बेटा छापो, छाप लिया, गुड। एक लास्ट छोटी सी चीज बेटा डिस्कस करना चाहता हूँ मैं। अच्छा देखो, अब ये दोनों वायर सेम एरिया सेम लेंथ के दिख रहे हैं आप लोगों को, सेम एरिया सेम लेंथ के हैं। सोचो मैंने इसको गर्म करना शुरू कर दिया, तो अगर किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो क्या होता है, एक्सपेंशन, और इसके अलावा भी कुछ होता है क्या, जैसे आप पानी को गर्म करते हो तो क्या होता है, कभी पानी गर्म किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा। अच्छा ये देखो, अगर ध्यान से देखेंगे तो पानी को जब अपन गर्म करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे उसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं।
है ना, वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। सेम यहाँ पर भी वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। अब सोचो सड़क पे गड्ढे हिल रहे हैं, सोचो गड्ढे अपनी जगह से हिल रहे हैं, यहाँ पर गड्ढे शांत हैं, एक्सीडेंट कब ज़्यादा होंगे? जब गड्ढे हिल रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ? रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी की बात नहीं कर रहे, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो अगर अपन टेम्परेचर चेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है? रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। एक पॉइंट छोटा सा नोट कर लो, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, सिर्फ इतना सा है कि इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड देन resistance of wire is also increase due to increase in intermolecular vibrations, इंटरमोलिक्यूलर वाइब्रेशंस बढ़ गए थे ना। क्लियर बच्चों? ऑनलाइन में सबको क्लियर है बेटा? ठीक है, आपको इससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला वगैरह टेम्परेचर का नहीं पढ़ना है, आप लोगों को सिर्फ इतना सा पता होना चाहिए, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होता है? रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो बेटा देखो जरा ध्यान दो, लेंथ चेंज किया तो रेजिस्टेंस चेंज, एरिया चेंज किया तो भी रेजिस्टेंस चेंज, टेम्परेचर चेंज किया तो भी रेजिस्टेंस चेंज। तो याद आ गया आपको? जरा सा मैंने बोला था फिजिकल स्टेट्स आर कांस्टेंट, ओम्स लॉ में बोला था मैंने फिजिकल स्टेट्स आर कांस्टेंट। क्यों बोला था? क्योंकि अगर फिजिकल स्टेट को छेड़ोगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, और वहां पर अपने रेजिस्टेंस को एज अ कांस्टेंट लिया था, है ना। तो इसलिए ओम्स लॉ में अगर ये बात नहीं बोलोगे तो हमेशा गलत हो जाएगा। तो दो चीजें जरूरी है, क्या? इन एनी कंडक्टिंग वायर, दूसरा व्हेन फिजिकल स्टेट्स आर कांस्टेंट, ठीक है, उसके बिना आप ओम्स लॉ नहीं कर सकते। क्लियर? दोनों पॉइंट क्लियर है? चलो अब अपन चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। बहुत देर हो गई न्यूमेरिकल नहीं किया अपन ने, कल से कोई न्यूमेरिकल्स किए ही नहीं अपन ने, है ना। बेटा क्लैपिंग करवानी चाहिए तुम्हारे लिए, इतने हाई आईक्यू का आंसर दिया तुमने, ठीक है। चलो तो एक पहले छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं, इजी सा। ये अपन पहले रेजिस्टेंस ओम्स लॉ वाले क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद अपन फिर रेजिस्टिविटी के क्वेश्चंस करेंगे। एक और चीज बच्चों, अब ये चैप्टर आपका इस टॉपिक के बाद आधा खत्म हो चुका है, और क्या, आधा चैप्टर खत्म हो चुका है। बचा हुआ आधा मैं थोड़ा सा आराम से करवाऊंगा, पहले आप लोगों को इतने में पक्का कर दूं कि यहाँ पर आपसे नींदों में भी क्वेश्चन पूछो तो आप लोग आंसर दे सको, ठीक है। उसके बाद फिर अपन बचे हुए आधे की तरफ चलेंगे। तो कल से धुलाई चालू और क्वेश्चन आंसर शुरू, ठीक है। याद है ना वो एग्जाम्पल, वो कचरे की गाड़ी वाला? बेटा थ्योरी भी पूछूंगा प्लस मैं खुद अपनी तरफ से क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, आप लोगों को यहाँ पर क्लास में न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा बहुत सारे, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन लिखो, a wire having potential difference, a wire having potential difference 10 volt and the current is of 2 amperes. Calculate the resistance of the wire. गुड, बिना यूनिट के फिजिक्स में मार्क्स 0। आया किसी बच्चे का आंसर? आई होम, और कोई?
अच्छा आयुष एक बात बताओ, यहाँ पर कई बच्चों ने आंसर दिया, तुमने नहीं दिया, ऐसा कुछ क्या ये बच्चे अलग करते हैं तुमसे? फिर पता है तुम में और इन बच्चों में डिफरेंस क्या है? तुम कोशिश नहीं करते। कोशिश करना बहुत ज़रूरी होता है बेटा किसी भी चीज़ को करने के लिए। ये मैं तुम्हारे अच्छे के लिए समझा रहा हूँ, ये चीज़ कोशिश किया करो। गलती तो आएगा, मैं कौन सा मर्डर कर देता हूँ? पहली बार क्लास में किसी को पीटा वरना मैं तो पीटता भी नहीं, है ना? Sir, 5 चलो वेरी गुड गौरांगी, ठीक है गुड। तो बेटा देखो ओम्स लॉ में आपने फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने कितना सिंपल सा क्वेश्चन दिया, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, करंट दे रखा है, रेजिस्टेंस पूछ रहा हूँ, इन तीनों से रिलेटेड कोई फॉर्मूला पढ़ा था क्या अपन ने? V इज इक्वल टू आई आर या V इज इक्वल टू आर आई, जो भी पढ़ा था आप लोगों ने, V इज इक्वल टू आर आई, यही था ओम्स लॉ में पढ़ा था आपने। V की वैल्यू कितनी गिवन है? 10 वोल्ट। I कितना गिवन है? 2। R मुझे फाइंड करना है, R इज इक्वल टू 10/2 दैट इज 5 ओम। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई? 5 ओम। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन करवाया था मैंने 0 लेवल का, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊं। क्लियर है? चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो, इस बार डायग्राम देकर क्वेश्चन देता हूँ। इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट है? किसी को शर्माने की जरूरत नहीं, आराम से पूछो बिंदास। ऑनलाइन? चलो पहले डायग्राम बनाओ, फिर इसके लिए क्वेश्चन लिखवाता हूँ। डायग्राम में समझा देता हूँ कौन सी चीज़ क्या है। ये वोल्टमीटर, अमीटर, रेजिस्टेंस, ये बेटा दो स्विचेज हैं एक्स और वाई, ठीक है, और दो बैटरीज लगी हुई है, एक 10 वोल्ट का, एक 20 वोल्ट का। लिखो क्वेश्चन में, डायग्राम बन गया हो तो बच्चों। Krishna done an experiment of given circuit saying when saying when switch X is closed, switch X is closed and Y is open, the current is 2 ampere. कहाँ तक लिख लिया? करंट इज 2 एम्पियर लिख लिया, उसको बता दो पीछे।
बेटा एक बार रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन. Krishna done an experiment of given circuit and saying when switch X is closed and Y is open, the current is 2 ampere. ठीक है, यहां तक लिख लिया. एक्सपेरिमेंट के बाद क्या? अरे ऑफ गिवन सर्किट, ऑफ गिवन सर्किट है जो सर्किट मैंने दे रखा है आपको. ऑफ गिवन सर्किट saying when switch X is closed and Y is opened, current is 2 ampere. ठीक है, इसके बाद फुल स्टॉप करके लिखो विच इज, इसके बाद फुल स्टॉप लगा के लिखो बच्चों विच इज करेक्ट. विच इज करेक्ट ये मैं आपको बता रहा हूं कि जो उसने किया है वो बिल्कुल सही है. ठीक है, कि इसने बताया 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था, बिल्कुल सही है. हो गया यहां तक. पैराग्राफ चेंज करके लिखो नेक्स्ट पार्ट. व्हेन स्विच एक्स इज ओपन, and Y is closed, he is saying the current is again 2 ampere. Again 2 ampere. Check the correctness of his answer. तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस आपके पास जरूर आते हैं, इसको बोलते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते ही रहेंगे. ठीक है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं इन्हें. ये दिखने में बहुत बड़े बड़े होते हैं लेकिन एक्चुअली में होता कुछ नहीं है. जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ अपन ने कहा क्या है. हाँ बेटा, फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट में विच इज करेक्ट उसने सही बताया था कि पहली बार 2 एम्पियर था. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या है बच्चों. मैंने एक रेजिस्टेंस वायर, वोल्टमीटर, अमीटर दिया है और यहाँ पर 2 स्विचेस लगे हुए हैं. देखो जैसे मैंने कहा कि ये स्विच क्लोज है, मतलब कि एक्स वाले को मैंने चालू कर दिया और वाई वाला बंद है, मतलब कि मुझे इस नीचे वाले से तो कोई लेना देना ही नहीं है. ठीक है, अगर ये बंद है मतलब ओपन है. ओपन का मतलब क्या होता है कि ये स्विच ऑफ कर रखा है अपन ने, मतलब इससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब आपके लिए सिर्फ ऊपर वाला सर्किट है. अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 10 वोल्ट. करंट मैंने बता रखा है, उसने पहले बताया कितना आया था, 2 एम्पियर. तो वो सही था, मैंने कहा है वो सही था. तो क्या आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, R इज इक्वल टू 5. जस्ट पिछला वाला क्वेश्चन मैंने सेम दिया है. ठीक है, R इज इक्वल टू 5 ओम आ जाएगा. नेक्स्ट केस में रेजिस्टेंस क्या, अब देखो नेक्स्ट केस में अपन ने क्या किया, इस वाले को तो कर दिया बंद, एक्स वाले स्विच को, और वाई वाले को कर दिया चालू. तो क्या अब ये ऊपर वाली बैटरी किसी काम की है, किसी काम की नहीं, उसको भूल जाओ. अब सिर्फ नीचे वाली बैटरी काम की है. जैसे कि बताओ बेटा बच्चों, ये मैं यही कह रहा हूँ कि अगर मैंने स्विच नहीं चलाया और पंखे के नीचे आके बैठ जाऊँ और बोलो अरे वाह अच्छी हवा आ रही है, ऐसा हो सकता है? स्विच चालू करेंगे तभी तो चलेगा, स्विच चालू करेंगे तभी तो बैटरी काम करेगी, वरना किसी काम के लिए. स्विच चालू किया हमने, बैटरी चालू हो गई. ठीक, तो अब ये वाली बैटरी चल रही है और ये वाली बंद है. क्या 10 ओम? कितने बच्चों का आंसर 10 ओम आ रहा है रेजिस्टेंस में? जिस जिस बच्चे का आंसर 10 ओम आ रहा है मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ, आप लोग भूल गए, अभी अभी मैंने एक स्टेटमेंट लिखाया था, रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस. बेटा क्या अपन ने वायर चेंज किया रेजिस्टेंस का? नहीं चेंज किया. तो रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. तो रेजिस्टेंस तो 5 ओम ही रहेगा. तो इसका मतलब इसने क्या किया, करंट गलत बताया है. और करंट कितना होना चाहिए था एक्चुअली में, सॉल्व करके बताओ. रेजिस्टेंस पता है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है, निकाल के बताओ करंट कितना आना चाहिए. 4 एम्पियर.
ठीक है, तो बेटा सही आंसर 4 एम्पियर आना चाहिए था, इसका आंसर गलत है। तो अब इस चीज को कैसे आंसर करोगे आप लोग? मैंने पूरा एक्सपेरिमेंट आपको समझाया, सॉल्यूशन भी आपको समझाया, अब इसका आंसर कैसे करोगे? देखो, अब इसको इसको आंसर करना अपन सीखते हैं, कैसे आंसर करते हैं। इसको आंसर करते हैं बेटा, सबसे पहले लेते हैं अपन केस 1, व्हेन key x is closed and y is open। ठीक है, कि x क्लोज है बच्चों और y ओपन है। तो जरा बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है फिर, अगर मैंने x को चालू कर रखा है और y को बंद कर रखा है, देख के बताओ जरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है? x चालू है, y बंद है। क्या हुआ, क्या लिख रहे हो? पहले समझ लो एक बार फिर लिख लेना, ठीक है। तो बेटा x चालू है और y बंद है, तो मतलब कितना वोल्ट दे रखा है मैंने? 10 वोल्ट। तो v इज इक्वल टू 10 वोल्ट, और मैंने पहले से बताया है करंट कितना है, 2 एम्पियर, जो कि बिल्कुल सही है। तो क्या रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं? कैसे? v इज इक्वल टू आई आर। तो इससे बेटा क्या आ जाएगा, 10 इज इक्वल टू 2 इंटू आर, और आर आ गया मेरे पास 5 5। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब चलते हैं केस सेकंड पर। केस सेकंड, ठीक है। केस सेकंड में बेटा देखो, अब क्या होगा कि x ओपन है और y क्लोज कर दें, तो की x ओपनड एंड y इज क्लोज्ड। क्लियर यहां तक? तो बेटा इस बार पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, v इज इक्वल टू ना देखो यहाँ पर v तो बेटा वही होगा ना जो बैटरी है, दे रखा है ना क्वेश्चन में, गिवन है, देखो कितना दे रखा है v, 20 वोल्ट। अगर y को चालू कर रखा तो 20 वोल्ट, x को चालू कर रखा था तो 10 वोल्ट। तो ये कितना हो गया, 20 वोल्ट। I हमें फाइंड करना है, और R क्या होगा, 5 ओम, Y क्यों? ठीक है, तो पहले यहां तक लिखो, फिर इसके बाद एक स्टेटमेंट लिखोगे। पहले यहां तक लिखो आप लोग, फिर स्टेटमेंट लिखते हैं। ये क्वेश्चन टफ नहीं है, इसको आंसर करना टफ होता है। अगर आपको मैं डायरेक्टली पूछूं तो आप पूरा आंसर कर दोगे इसका, इसी को सीधा सीधा पूछता तो आप लोग बता देते, पर मैंने इसको घुमा के पूछा तो आप लोग नहीं बता पाओगे। कुछ पूछ रहे थे बच्चे आप? तो बेटा दूसरी बार मैंने करेक्ट थोड़ी बोला था, मैंने क्या बोला, चेक करो कि उसने करेक्ट किया है कि नहीं किया है। पहली बार में मैंने बताया था सही है, दूसरी बार मैंने बोला चेक करके बताओ क्या सही है। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? अब लिखो बेटा इसमें, ये जो y लिखा है यहाँ पर लिखो, द वायर ऑफ रेजिस्टेंस इज नॉट चेंज्ड, the wire of resistance is not changed, and resistance does not depends on the potential difference and current, and resistance does not depends on the potential difference and current।
अभी आपके लिए अभी लिख सकते हो, वैसे लिखना नहीं, बोर्ड में नहीं लिखना। बोर्ड में प्रॉपर बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस फिर वी लिखो, उनको थ्योरी चाहिए होती है भर भर के। हाँ, उनको ये सिर्फ सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता, उनको थ्योरी चाहिए होती है। पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। क्या बेटा? ऐसा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं पूछते हैं, नॉर्मल चीज़ ही होती है। उनको पता है 10th क्लास के बच्चे हो, ऐसा नहीं होता कि वो लोग ये सोच के बैठे नहीं इसको तो फेल करना है, ऐसा नहीं है। बट फिर भी थोड़ा बहुत तो होगा ही, 10th क्लास के बच्चे तो हो एटलीस्ट, उतना तो आंसर करना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि आपकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हाई फाई लिखी है तो नंबर मिलेंगे और नॉर्मल लिखे तो, बिल्कुल नॉर्मल लिखोगे तो भी चलेगा। मतलब देखो, एक्चुअली में आप साइंस का आंसर राइटिंग कर रहे हो, तो उनको ये चीज़ से मतलब होता है कि क्या आपको रूट कंसेप्ट पता है, रेजिस्टेंस क्यों नहीं चेंज हुआ, उनको इससे मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट से रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। अब आप इस बात को नॉर्मल लाइन में लिखो या बहुत हाई फाई इंग्लिश में लिखो, कॉन्सेप्ट चाहिए उनको, और वो लिखा हुआ होना चाहिए कॉपी में। इससे मतलब नहीं है कि आपको आता है, लिखा हुआ होना चाहिए कॉपी में। ठीक है, तो लिख दिया बेटा यहाँ तक। अब इसके बाद करंट निकाल सकते हो वापस, सेम जैसे ऊपर निकाला था। आर पता है, वी पता है, करंट निकाल के बताओ कितना आ गया। सेम v इक्वल टू आई आर लगाओ, v भी पता है और r भी पता है अपन को। तो क्या कंक्लूजन निकला? कृष्णा ने एक्सपेरिमेंट सही किया है गलत किया है? गलत किया है ना? ठीक है, तो इस चीज को लिख दो। बच्चों सबको समझ आया ऑनलाइन में ये आंसर? Yes, sir. दिस इज द टफेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन फॉर दिस पैटर्न। इस पैटर्न में ओम्स लॉ में सबसे टफेस्ट क्वेश्चन यही हो सकता है, इससे ज्यादा टफ कुछ नहीं आएगा। ठीक है, बस मैं यही तो समझाना चाहता था। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलो एक दो और छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लें। रेजिस्टिविटी का क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ आज की जगह मैं कल करवाता हूँ, है ना? आज ओम्स लॉ तक के क्वेश्चंस कर लो आप। ठीक है, बुक्स हैं सबके पास? अब कोई बच्चा है जिसके पास नहीं है? अरे नालायक, कर क्या रहे हो तुम? कोई रेफरेंस बुक है आप लोगों के पास एडिशनल? कोई नहीं है? सर ने इस बुक के लिए कहा होगा ना आप लोगों को? सबके पास है ये वाली बुक? अगर ये वाली बुक सब जिसके पास है एटलीस्ट, वो फिजिक्स के क्वेश्चन तो करना शुरू करो इस चैप्टर के, ओम्स लॉ तक के। सर्किट वाले क्वेश्चंस मत करना, रेजिस्टिविटी वाले क्वेश्चन आज मत करना। ठीक है, तो अभी आगे आधा चैप्टर जो बचा हुआ है उसके क्वेश्चंस अपन बाद में करेंगे जब पढ़ लेंगे, उससे पहले पहले के सारे क्वेश्चंस कर लो। ठीक है, कोई भी डाउट है आपके पास जो बुक हो उससे कर लो, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बुक पसंद है उससे कर लो। हाँ चलो, एक सेकंड। ठीक है बच्चों, किसी का कोई डाउट है तो देख लो, पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, कोई डाउट है तो बताओ।